नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिप्जिग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं भारत, जर्मनी, इटली और रूस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा जिसमें हमने संरचनावाद को कवर किया, जो कि पहला स्कूल ऑफ थॉट था और जिसकी स्थापना विलियम वुंट ने की थी। उसमें हम लोगों ने समझा था कि विलियम वुंट ने साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी और यह लिप्जिग विश्वविद्यालय कहाँ था? जर्मनी में। तो इसका सही ऑप्शन है जर्मनी। लिप्जिग विश्वविद्यालय के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये है कहाँ पर। तो इन द फ्री स्टेट ऑफ सैक्सोनी, जर्मनी, जर्मनी के सैक्सोनी प्रांत में स्थापित है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड द सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। यदि विश्व में बात की जाए तो यह पुरानी यूनिवर्सिटी में इनका नाम आता है। वहीं यदि जर्मनी में बात की जाए तो जर्मनी में दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ऑन December 2, 1409। और यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो सन 1409 2 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। सिंस इट्स इंसेप्शन द यूनिवर्सिटी हैज एंगेज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च फॉर ओवर 600 ईयर्स विदाउट इंटरप्शन। और बिना किसी रुकावट के लगातार 600 वर्षों से यह किसी न किसी विषयों में शोध करता आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार के कितने सिद्धांत बताए गए हैं? ऑप्शंस हैं 6, 8, 9 और 10। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि यह थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, जो कि 1928 में प्रकाशित हुई थी, में मूल्य उन्मुखता यानी वैल्यू ओरिएंटेशन के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए गए थे। तो इसका उत्तर हमें यहीं पे मिल गया कि स्प्रेंगर के ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वे कितने हैं? 6। तो सबसे पहला प्रकार है जो उसे समझते हैं, जिसे हम सैद्धांतिक प्रकार या थ्योरेटिकल टाइप कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सच्चाई को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं तथा संसार को तर्क संगत रूप से देखने पर अधिक बल देते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सैद्धांतिक प्रकार या थ्योरेटिकल टाइप। तो ऐसे व्यक्ति सैद्धांतिक या उसूलों वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की, जो है आर्थिक या इकोनॉमिक। तो इसमें भी नाम से ही स्पष्ट है कि आर्थिक मतलब इकोनॉमी यानी पैसा दाम से संबंधित। ऐसे व्यक्ति उन चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं जो लाभदायक हो तथा धन से संबंधित हो। और तीसरा है सौंदर्य बोधी यानी एस्थेटिक टाइप। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आकार सौंदर्य को अधिक महत्व देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की, जो है सामाजिक प्रकार यानी सोशल टाइप। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों की मदद करते हैं तथा उन्हें स्नेह व प्यार देना व लेना महत्वपूर्ण लगता है। यह सामाजिक प्रकार का व्यक्तित्व हो गया। अब हम अगले व्यक्तित्व के अगले प्रकार यानी राजनीतिक प्रकार की ओर चलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम पॉलिटिकल टाइप कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने सुना होगा कुर्सी का सब खेल है। कुर्सी मतलब पावर, मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी। ये कुर्सी क्या है? पावर को डिनोट करने का एक शब्द है। तो ये व्यक्तित्व का प्रकार हो गया। इससे संबंधित व्यक्ति कौन होंगे? पॉलिटिशियंस होंगे। फिर अगला है धार्मिक प्रकार, जिसे हम रिलीजियस टाइप्स कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति धर्म तथा संबंधित बातों को अधिक महत्व देते हैं, जैसे पंडित, पादरी हो गए, मौलाना हो गए। ये सब रिलीजियस टाइप पर्सनालिटी में आता है। तो इसका उत्तर है 6। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्सनालिटी शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से, हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से या ग्रीक भाषा से। तो पर्सनालिटी शब्द को लिया गया है लैटिन भाषा से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कहता है कि जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं पिछड़ा बालक, विकलांग बालक, सृजनशील बालक या उपरोक्त बालक। अब प्रश्न को समझिए। प्रश्न यह कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जो अपने एवरेज वर्ग को भी नहीं कर सकते, सामान्य कार्यों को भी नहीं कर सकते और औसत छात्रों से पीछे रह जाते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? तो पहला विकल्प है पिछड़ा बालक।
तो यह हो सकता है। अगला है विकलांग बालक। तो जरूरी नहीं है कि विकलांग बालक पीछे ही हो, वह मेधावी छात्र भी हो सकता है, यानी यह ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। सृजनशील यानी क्रिएटिव, तो जो क्रिएटिव व्यक्ति बच्चा होगा वो औसत छात्रों से पीछे नहीं हो सकता। और फिर है उपरोक्त सभी, तो जब ऊपर के दो गलत हैं तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो विकल्प बचता है वह है पिछड़ा बालक, यानी चौथे का सही विकल्प है पिछड़ा बालक। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, कोल एंड रूस का, जेम्स ड्रेवर का। तो इसका सही उत्तर है रूस का। अगला प्रश्न, जन्म प्रमाण पत्र नहीं पर भी किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस धारा के अंतर्गत आता है? मतलब जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसकी कौन सी धारा यह कहती है कि यदि किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तब भी उसे विद्यालय में प्रवेश देना चाहिए या दिया जाना चाहिए? तो उसके ऑप्शन हैं धारा 3, धारा 14 की उपधारा 2, धारा 16 और धारा 24। तो इसका सही उत्तर है धारा 14 की उपधारा 2। अब इन सभी धारा और इसके अतिरिक्त भी जो 2-3 धारा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 के अंतर्गत सभी बच्चों को अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जाती। तो ये हमारा धारा 3 कहता है कि हमें सभी बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देनी है और उससे कोई शुल्क नहीं लेना। अब बात करते हैं धारा 4 की। तो इसके अंतर्गत चिन्हित शाला से बाहर बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा 5 साल का है तो उसे हम पहली कक्षा में एडमिट कराएंगे। यदि वह 7 साल का है तो उसे हम तीसरी कक्षा में एडमिट कराएंगे। तो इस तरह से बच्चे की आयु के अनुरूप उसे हम कक्षा में डालेंगे। तो यह हमारी धारा 4 कहती है। अब हम बात करते हैं धारा 5 की। तो इसके अंतर्गत बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ने पर उसे स्थानांतर प्रमाण पत्र यानी टीसी तुरंत प्रदान करने का दायित्व शाला विद्यालय प्रधानाध्यापक का होगा। यानी कोई बच्चा अपना विद्यालय छोड़कर किसी अन्यत्र विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो उस प्रधानाध्यापक का यह दायित्व है कि तुरंत उसका स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करे। यह धारा 5 कहती है। अब बात करते हैं धारा 6 की। तो इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में और 6 से 8 तक 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी प्राइमरी स्कूल है 1 से लेकर के 5 तक की, वह प्राइमरी स्कूल प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। और हमारी जो 6 से 8 की स्कूल है प्रत्येक 2 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होनी चाहिए। ये हमारा कहता है धारा 6। अब हम बात करते हैं धारा 12 की। और इसके अंतर्गत प्रावधान है कि जो प्राइवेट स्कूल है वे 25% अपने जो सीटें हैं वह गरीब, दुर्बल और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखेंगे। तो ये थी हमारी धारा 12। अब हम बात करते हैं धारा 14 की उपधारा 2 की, जिस पर यह प्रश्न बना था। इसके अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी किसी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे हम समझ भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं धारा 16 की। इसके अंतर्गत किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा ना ही शाला से बाहर किया जाएगा। धारा 17 क्या कहती है कि इसके अंतर्गत विद्यालय में बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है बच्चे को। फिर है धारा 24 क्या कहती है कि इसके अंतर्गत विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसकी पूर्ति न करने पर अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतलब जो एकेडमिक ड्यूटीज या एकेडमिक कार्य दिए जाते हैं टीचर्स को, यदि टीचर्स उन एकेडमिक कार्य को नहीं करते हैं तो इस धारा के अनुसार उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। तो ये थी धाराएं जो कि हमारी शिक्षा से संबंधित थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला ऑप्शन है व्यापकता, दूसरा है व्यावहारिकता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि हमने मूल्यांकन में पढ़ा था
कि मूल्यांकन की ये जो उपरोक्त सभी जो बातें लिखी गई हैं ये सभी विशेषताएं के अंतर्गत आती हैं। मूल्यांकन में व्यापकता भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। पहला ऑप्शन है सत्र मूल्यांकन, दूसरा है अर्धवार्षिक, तीसरा है निदानात्मक और चौथा है इकाई मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे हम CCE भी कहते हैं, तो हमें मालूम है कि ये सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन का इससे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि ये सब टाइप में आते हैं। जबकि इसमें जो निदानात्मक मूल्यांकन है यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है निदानात्मक मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई। पहला ऑप्शन है SIERT उदयपुर, दूसरा NHRD दिल्ली, तीसरा NCERT नई दिल्ली और चौथा है SCERT उदयपुर। तो देखिए, जब यह बात हो रही है राष्ट्रीय की, तो उसका जो कार्यशाला आयोजित होगा वह राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा। तो जो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है ये सारे स्टेट लेवल के सेंटर हैं, यानी ये SIERT उदयपुर ये भी स्टेट लेवल की चीज़ है, NHRD यह भी स्टेट लेवल की चीज़ है, SCERT यह भी स्टेट लेवल की चीज़ है। तो राष्ट्रीय लेवल की जो कार्यशालाएँ आयोजित होती हैं वह राष्ट्रीय सेंटर में ही होती है, स्टेट सेंटर में नहीं होता। तो NCERT जो है यह नेशनल लेवल का सेंटर है। तो इसका सही उत्तर है NCERT नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? सही ऑप्शन इसमें देखना है 4 विकल्पों में से। पहला विकल्प है बोरिंग लैंगफील्ड का, दूसरा कुप्पूस्वामी का, तीसरा क्रो एंड क्रो का, चौथा गेट्स का। तो इसका सही उत्तर है क्रो एंड क्रो। तो इस तरह से हमने आज के 10 प्रश्नों को ख़त्म कर लिया। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह सीरीज निरंतर चलती रहेगी। हम प्रतिदिन 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहेंगे जो एग्जाम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को संपूर्ण रूप से कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।